नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पड़ताल, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात उस गालीबाज की जिसकी तलाश 90 घंटे के बाद पूरी हुई। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को आज मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस की 12 टीम उसे तलाश रही थी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब श्रीकांत त्यागी को सजा भी मिलेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके गॉडफादर पर नकेल कसी जाएगी, जिसकी मदद से 90 घंटे तक त्यागी फरार रहा। नब्बे घंटे के बाद गालीबाज गिरफ्तार, फरारी में कौन बना मददगार? नोएडा से हरिद्वार तक होती रही तलाश, पत्नी के फोन कॉल से मिला सुराग। सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले जिस गालीबाज श्रीकांत त्यागी की तलाश पुलिस की 12 टीम नोएडा से हरिद्वार और सहारनपुर से ऋषिकेश तक कर रही थी, उसे 90 घंटे की लुका छुपी के बाद मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उसकी पत्नी के फोन से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जब उसे ट्रेस किया तो लोकेशन मेरठ आई, जहां श्रीकांत त्यागी अपने दोस्त के घर पर छिपा हुआ था। तो लगातार पुलिस टीमें उसका पीछा कर रही थी। पहले 4 टीमें बनाई गई और उसके बाद 12 टीमें बनाई गई। लगातार श्रीकांत त्यागी भाग रहा था और तरह तरह की गाड़ियां बदल रहा था। पुलिस टीम ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया और आज नोएडा लेकर आए। पुलिस ने श्रीकांत के साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी श्रीकांत त्यागी की मदद कर रहे थे, लेकिन श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा कसने में पूरे 90 घंटे लगे, जिसके लिए पुलिस ने 12 टीम लगाई, जो श्रीकांत की तलाश में यूपी के कई जिलों में दबिश दे रही थी। लेकिन जब तक पुलिस त्यागी तक पहुंचती, उससे पहले वो अपनी लोकेशन बदल लेता था। पहले 8 टीम बनाई गई, जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल ऑफिसर थी, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया। और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु के फोन कॉल को खंगाला तो एक नया सुराग मिला, क्योंकि त्यागी नंबर बदल बदल कर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फरारी के वक्त कौन त्यागी की मदद कर रहा था, क्योंकि त्यागी को लेकर सूबे की सियासत भी गर्म है। अखिलेश यादव त्यागी के जरिए भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको मंत्री बचा रहे थे, विधायक बचा रहे थे, उनके सांसद बचा रहे थे। अगर सरकार इनकी थी तो आखिरकार उसको बचा कौन रहा था? जो एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया था इसने। उधर भाजपा सफाई देती रही कि उसका श्रीकांत त्यागी से कोई कनेक्शन नहीं है, और जब त्यागी को गिरफ्तार कर लिया तो ये बताने से नहीं चुकी कि जो भी अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी कर सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ना थोप दो। चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने, और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी
उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए था, चाहे वो बुलडोजर चले अवैध चीज़ों के ऊपर और चाहे वो किसी के साथ बदसलूकी हो तो उस पर काम किया गया है। लेकिन इन सब के बीच श्रीकांत त्यागी के राजनीतिक रसूख और उसकी गाड़ियों पर लगे विधानसभा के स्टिकर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ने त्यागी की 5 गाड़ियों को जब्त किया है। इन सभी के नंबर वीआईपी थे। इन्हीं में एक गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। आज चौथी गाड़ी जब्त की गई है। ये वो चौथी गाड़ी है जिसे नोएडा पुलिस जब्त करके नोएडा के थाना फेज 2 में लेकर के आई है। इसमें अगर देखिए तो जिस तरीके से विधायक का पास लगा हुआ है, विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ है, ये अगर पास की बात करें तो अमूमन ये एमएलए को ही मिलता है जो उत्तर प्रदेश के होते हैं, उन्हीं को ये पास मिलता है और उन्हीं की पास को मिली हुई ये गाड़ी इसने अपनी स्टिकर जो है अपनी गाड़ी में लगा रखा है। और देखिए जिस तरीके से अब इस गाड़ी को भी लाया गया, इस गाड़ी में अगर बात करें तो 2 वॉकी टॉकी का सेट भी रखा गया। तो जिस पुलिस ने श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद उसे मिले गनर की भी बात कही है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसे गनर किसकी मदद से मिले थे, क्योंकि महिला के साथ बदसलूकी करने वाले त्यागी की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, एक नया सवाल खड़ा कर रही है। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी के साथ शक्ति सिंह और मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। तो गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सवाल बरकरार हैं और सवाल ये है पहला कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी का गॉडफादर कौन है। सवाल ये भी है कि फरारी के दौरान आखिर त्यागी की मदद कौन कर रहा था, क्योंकि इतना कोई बिना मदद के पुलिस को ठगा नहीं सकता है। 3-4 दिन में 15 से ज्यादा कारें जो बदली गई, वो कारें किसकी थी, किस मददगार की थी। और सवाल ये भी है कि त्यागी की कार पर स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टिकर की सच्चाई आखिर क्या है। ये पास असली है या नकली है, और असली है तो क्यों दिया गया। पुलिस को गिरफ्तार करने में 90 घंटे क्यों लग गए। सवाल ये भी है कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सवाल लगातार पुलिस पर उठ रहे हैं। हालांकि सफाई दी है कमिश्नर ने कि हम वीडियो का संज्ञान खुद ले चुके थे। और सवाल यह भी है कि क्या पुलिस को कार्रवाई करने से कोई रोक रहा था, क्योंकि शुरुआत में जो बवाल हुआ उसके बाद पुलिस काफी देर से जागी थी। अब चलिए ये तो तस्वीर हो गई, लेकिन श्रीकांत त्यागी का गॉडफादर कौन है हम आपको बताते हैं। किस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही, नेताओं से रिश्ते हैं, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम एबीपी गंगा ने आपको पहले बताया था और अब पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है कि पूछताछ में त्यागी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से ही स्टिकर मिला था। जिस विधानसभा स्टिकर की बात जोर शोर से सामने आ रही है, उसकी गाड़ी में जो स्टिकर मिला है, जो केवल विधायकों को मिलता है, लेकिन वो स्टिकर श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर लगा था। भाजपा का झंडा, भाजपा मुकर रही थी कि हमारा नेता नहीं, हमारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन भाजपा के झंडे लगी हुई गाड़ी मिली है। 5 गाड़ियां जब्त की गई हैं और इसके साथ गनर भी थे। तो गनर किसने दिए, कौन दिया, प्रशासन में कौन इसका गॉडफादर था जो लखनऊ से इसको गनर दिलवाने के लिए फोन करता था। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो 90 घंटे के बाद कैसे गिरफ्तारी हुई हम आपको बताते हैं। पुलिस की शुरुआत में 8 टीमें थी, लेकिन दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो 12 टीमें हो गई वो, और लगातार उसकी छानबीन शुरू हुई। नोएडा से लेकर हरिद्वार तक तलाश की गई, लेकिन लगातार त्यागी लोकेशन बदल रहा था और मदद इतनी तेजी से उसको मिली कि 4 दिन में 15 गाड़ियां बदल दी उसने। फोन स्विच ऑफ करता रहा, लेकिन पत्नी को जो फोन कॉल वो कर रहा था अलग अलग नंबरों से, अलग अलग लोगों के नंबर से, उससे उसका सुराग मिल गया और बाद में मेरठ में उसे उसके अपने करीबी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं जो बरकरार हैं। और अब बात चलिए सियासत की करते हैं, अखिलेश यादव के हुंकार की करते हैं। पूर्वांचल में मिलेगी साइकिल को रफ्तार, क्योंकि भाजपा की तिरंगा यात्रा से पहले समाजवादी पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी और तिरंगा यात्रा को हरी झंडी खुद अखिलेश यादव ने दिखाई। तो दूसरी तरफ सपा ने गाजीपुर से अपना देश बचाओ पदयात्रा भी शुरुआत की है, जिसका मकसद पूरे पूर्वांचल को नापकर 24 की तैयारी करना है, ताकि भाजपा के स्ट्रॉन्ग जोन में उसे चुनौती दी जा सके।
कन्नौज की धरती से अखिलेश की तिरंगा हुंकार, राष्ट्रवाद पर खुली ललकार। कुछ दिन और रहे ये लोग तो हम और आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। गाजीपुर में सपा की देश बचाओ यात्रा, 24 के लिए पूर्वांचल का सहारा। अस्सी साल पहले 9 अगस्त की तारीख को एक नारा दिया गया था जिसने देश में आजादी की अलख को और ज्यादा तेज कर दिया था। और अब इसी 9 अगस्त की तारीख को तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है जिससे सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। जब हमारे लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, भारत छोड़ो का नारा दिया, तो आज समाजवादी लोग भी नारा दें कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी तिरंगा यात्रा की शुरुआत उस कन्नौज से की है जिसका देश की आजादी और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स से बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने संसद की दहलीज पर पहली बार कदम इसी कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद रखा था। अब उसी कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने 24 की चुनावी जंग का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने कन्नौज से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो दूसरी तरफ सपा ने गाजीपुर से पूरे पूर्वांचल को नापने के लिए पद यात्रा की शुरुआत की है, जिसे सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। इसमें महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह से लेकर गाजीपुर के तमाम विधायक और नेता मौजूद हैं। एकल छत्र एक पार्टी के तले राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसके मंसूबों को तोड़ने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए ये पदयात्रा, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, मजदूरों को उनकी जिंदगी ठीक करने के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई है। हम लोग घर घर जाएंगे और ये संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ धोखा कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है और देश से खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि सपा की ये पदयात्रा बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। मतलब समाजवादी पार्टी की कोशिश भाजपा के स्ट्रॉन्ग जोन में सेंध लगाने की है, क्योंकि जिन 7 जिलों से सपा की पदयात्रा गुजरेगी उनमें से एक भी लोकसभा सीट इस वक्त सपा के पास नहीं है। जो आजमगढ़ की सीट 19 की लड़ाई में सपा ने जीती थी, उस पर भी भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। सवाल बड़ा है कि क्या सपा तिरंगा यात्रा और पद यात्रा के जरिए पूर्वांचल में अपनी जमीन तैयार कर पाएगी, क्योंकि यूपी में इस वक्त 2 बड़े पावर सेंटर हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर सेंटर वाराणसी है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और जब से यूपी में भाजपा की सरकार बनी है, काशी को विकास के मॉडल की तरह स्थापित करने की कोशिश रही है। दूसरा पावर सेंटर है गोरखपुर, जो सीएम योगी का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी तस्वीर पिछले 5 सालों में काफी बदली है। लेकिन अब अखिलेश यादव की कोशिश भाजपा के इन दोनों पावर सेंटर में सेंध लगाकर बड़ा खेल करने की है। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति में आज का दिन अहम था। अहम इसलिए कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने पदयात्रा की शुरुआत की। सपा के उस कद के नेता, यानी अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ठीक बाद दूसरे नंबर के नेता राम गोविंद चौधरी ने इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा के माध्यम से आने वाले 2024 के चुनाव का समीकरण सेट करने की बात कही। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पदयात्रा आम जनता के बीच जाएगी, समाजवादी पार्टी की नीतियों से जनता को जगाएगी। इन सब के बीच एक सवाल ओम प्रकाश राजभर का भी है, क्योंकि सपा ने अपनी पद यात्रा की शुरुआत उसी पीलेगढ़ से की है, जहां 2022 की हुंकार भरी थी। यही वजह है कि अब राजभर एंड फैमिली ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी एक नहीं 10 तिरंगा यात्रा निकाल ले, कोई भी यात्रा निकाल ले, उनका यात्रा सड़क पर रहता है और सुहेल भारतीय समाज पार्टी का यात्रा गांव में चलता है और गांव में हमारा अनवरत चलता रहता है। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश यादव न सिर्फ भाजपा बल्कि अपने हर एक विरोधी को
खुली चुनौती दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात 24 की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई, क्योंकि जैसे जैसे आजादी का अमृत महोत्सव करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों की तिरंगों को लेकर दावेदारी तेज हो रही। फिर चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, तिरंगा यात्रा निकालने में कोई भी पीछे नहीं दिखना चाहता, क्योंकि 13 अगस्त को भाजपा की तिरंगा यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले सपा और कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या 24 की लड़ाई राष्ट्रवाद पर लड़ी जाएगी? चौबीस की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। तिरंगे पर यूपी की सियासत गरमाई। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा को लेकर सूबे की सियासत गर्म है, क्योंकि जिस तिरंगे के लिए हर हिंदुस्तानी का दिल जोर से धड़कता है, अब सूबे की राजनीति उसी तिरंगे के इर्द गिर्द घूम रही है। फिर चाहे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, हर किसी ने तिरंगे को अपना हथियार बना लिया है। सभी की तैयारी तिरंगे के जरिए खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताने की है। 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने अपना हर घर पर तिरंगा फहराने से जुड़ा कार्यक्रम शुरू किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज अपना कार्यक्रम शुरू कर चुकी है और इसका नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो अभियान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के नेता नकुल दुबे यहाँ पर मौजूद है, तमाम और कांग्रेसी है जो आज काकोरी से, जो काकोरी शहीद स्मारक स्थल है, वहां से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। अगर बात भाजपा की करें तो 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर तिरंगा फहराने की योजना है, लेकिन इसकी शुरुआत 9 अगस्त से ही हो गई है। 9 और 10 अगस्त को प्रदेश में 1918 मंडलों में भाजपा के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जबकि 11 अगस्त को पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों की मूर्तियों पर साफ सफाई की जाएगी और माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा, जबकि 12 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली जाएगी और 13 से 15 अगस्त तक लोगों के घरों पर तिरंगा लगाने का काम किया जाएगा। जब हम काकोरी की घटना की पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो 4,679 रुपये के लिए 10 लाख रुपए से अधिक खर्च ब्रिटिश सरकार ने उस समय खर्च किए थे। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके नेतृत्व में काकोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया। 2019 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा था जिसने भाजपा को सत्ता दिलाने में बड़ी मदद की, और अब 2024 में जब भाजपा ने 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, तो एक बार फिर इस तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को और धार देने की तैयारी है। लेकिन इस बार भाजपा को विपक्ष की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि भाजपा से पहले सपा ने अपनी तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर साफ कर दिया है कि राष्ट्रवाद की पिच पर वो भी कम नहीं है। दरअसल कन्नौज के जिस गांव में अखिलेश यादव पहुंचे थे, वहां संग्राम सेनानियों की संख्या काफी ज्यादा है। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। हालांकि कई मौकों पर अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं और उन्हें राष्ट्रवाद पर किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था, तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। और ये कुछ दिन और रहे ये लोग, तो हम और आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकालने में पीछे नहीं है,
क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ऐसा कोई मौका किसी भी दल को नहीं देना चाहती जिससे उस पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगे। आज की जो यात्रा आप लोग की निकल रही है, क्या उद्देश्य इसके पीछे? उद्देश्य यही है कि जो 70 साल से हमारे देश में हम सब लोग आज़ाद भारत में रह रहे थे, आज कुछ आतताइयों के कारण, कुछ उत्पातियों के कारण इस माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अपने देश की आज़ादी को याद करते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिए गए तिरंगों को याद करते हुए इस देश को उसी मुकाम पर ले जाने का संकल्प लेने के लिए 9 अगस्त 2022 को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या 24 की लड़ाई इसी तिरंगे के जरिए होगी? क्योंकि जब जब चुनाव आता है, राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो जाता है और ये सवाल इसलिए और बड़ा हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 19 महीने बचे हैं। भाजपा की कोशिश दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो सपा 22 की हार का हिसाब 24 में भाजपा का खेल खराब करके पूरा करना चाहती है। जबकि कांग्रेस की कोशिश हाशिए पर पड़ी पार्टी में नई जान फूंकने की है। मतलब तिरंगे से हर किसी की जरूरत जुड़ी है, लेकिन पूरी होगी किसकी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब चलिए बात करते हैं बिहार में हुई उस उलटफेर की जिसने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर एक बार फिर से आरजेडी से हाथ मिला लिया है। अब कल दोपहर 2 बजे नई सरकार की शपथ होगी, लेकिन जो तख्ता पलट बिहार में हुआ उस पर बयानबाजी खूब हुई। नीतीश कुमार ने भाजपा पर साजिश के आरोप लगाए, तो भाजपा ने भी नीतीश कुमार पर हमलों की झड़ी लगा दी। बिहार में महागठबंधन की सरकार, चाचा भतीजे की ललकार। जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, बिहार से यूपी तक सियासत भारी। बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ। मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार की राजनीति फिर एक बार वहीं आ गई है जहां से 5 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा को चुना था और अब 5 साल बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरजेडी को चुना है। मतलब नीतीश कुमार ने भाजपा से रिश्ता तोड़कर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अब बिहार में भाजपा और जेडीयू के गठबंधन का फिर एक बार दी एंड हो गया है। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन टूट गया है। अगर बात करें तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन। और इस बुलेटिन फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।